हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और एमएसएन के अंदर जो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, टाइफाइड एंड डेंगू के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। डेंगू फीवर इज एन एक्यूटली इन्फेक्शियस डिजीज करेक्टराइज बाय द एपिसोड्स ऑफ सैडल बैक फीवर, मसल पेन एंड एड्रेल्जिया। क्या होता है? डेंगू फीवर एक्यूटली इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सैडल बैक फीवर। इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआत में मैक्सिमम फीवर हो जाएगा, उसके बाद वापस कम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। इसे बोलते हैं अपन सैडल बैक फीवर। उसके बाद इसमें देखने को मिलेगा मसल में पेन देखने को मिलेगा, और एड्रेल्जिया का मतलब होता है जॉइंट पेन। अब बात करते हैं केजिटिव एजेंट क्या है, यानी कि किसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। डेंगू वायरस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द एडीज मॉस्किटो। जो केजिटिव एजेंट है यानी डेंगू जो होता है वो होता है डेंगू वायरस के द्वारा, एंड ट्रांसमिट होता है थ्रू द एडीज मॉस्किटो। जो एडीज मच्छर है उसके द्वारा डेंगू फीवर होता है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं 3 to 14 डेज, यानी 3 से 14 दिन के बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, यानी फैलता कैसे है डेंगू फीवर। नंबर 1 पे बाइट ऑफ द इन्फेक्शियस मॉस्किटो। जो इन्फेक्शियस मॉस्किटो है, जो इन्फेक्शियस मच्छर है, उसके द्वारा डेंगू फीवर फैलता है। सेकंड नंबर पे वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसका। अब बात कर लेते हैं अपन रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं डेंगू फीवर के, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे सब स्टैंडर्ड हाउसिंग होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे पुअर सैनिटेशन। थर्ड नंबर पे ओवर क्राउडिंग। एंड फोर्थ नंबर पे इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन, यानी कि इनके कारण यानी कि सब स्टैंडर्ड हाउसिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे डेंगू फीवर देखने को मिलेगा। पुअर सैनिटेशन यानी कि जब प्रॉपर हाइजीन नहीं रहेगी तो डेंगू फीवर देखने को मिलेगा। ओवर क्राउडिंग वाली जगहों पे भी, ओवर क्राउडिंग जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ पे डेंगू फीवर बढ़ने के चांस ज़्यादा है। और इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन, हाउस की इम्प्रॉपर हाइजीन यानी प्रॉपर तरीके से हाउस को क्लीन नहीं करने की वजह से भी डेंगू फीवर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगी। सेकंड नंबर पे हाई फीवर देखने को मिलेगा। इसके बाद हेडेक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होएगी वहाँ पर एब्डोमिनल के अंदर, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा वहाँ पर, मसल एंड जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। और लास्ट है अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, यानी कि जो टेस्ट के जो सेंसेशन है वो भी अल्टर्ड देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट अपन करवाएंगे जिसकी वजह से अपन को डेंगू फीवर पता लगेगा कि डेंगू फीवर है या नहीं है। फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन। थर्ड नंबर पे कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी और करवाएंगे इसके अंदर। इसके बाद एलिवेटेड बीयूएन, ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल चेक करेंगे इसके अंदर, जो कि बढ़ा हुआ आएगा। इसके बाद एलिसा टेस्ट करवाएंगे अपन। अब बात कर लेते हैं अपन मैनेजमेंट, यानी किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर डेंगू फीवर हो गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं अपन इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे एनकरेज द पेशेंट टू ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी जो पेशेंट है उसको अपन ओरल फ्लूइड देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे यानी कि ओआरएस देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे एडमिनिस्टर करेंगे अपन पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल आईवी है वो अपन पेशेंट को देंगे। इसके बाद एनाल्जेसिक देंगे, जिससे जो भी पेन है, जॉइंट पेन हो रखा है यानी मसल पेन हो रखा है वो कम होए। एंड सेडेटिव्स देंगे जो क्या करेगी, रिसीव करेगी पेन को एंड डिस्कम्फर्ट को कम करेगी। फोर्थ नंबर पे एडमिनिस्टर करेंगे अपन आईवी फ्लूइड्स। उसके बाद प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं अपन कि इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे अपन। डेंगू फीवर हो गया किसी को तो उसको प्रिवेंशन के लिए अपन क्या क्या करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, जो मच्छर के लिए जाली का उपयोग करेंगे अपन। सेकंड नंबर पे वियर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ, यानी कि लंबी बाजू वाली कपड़े पहनेंगे अपन। थर्ड नंबर पे एरोसोल एंड लिक्विड स्प्रे हैज़ टू बी अप्लाइड डायरेक्टली टू एडल्ट मॉस्किटो फॉर द इफेक्टिव किलिंग। एरोसोल एंड लिक्विड स्प्रे का यूज करेंगे फॉर द किलिंग ऑफ द मॉस्किटोज। फोर्थ नंबर पे कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, कंट्रोल करेंगे मॉस्किटो की ब्रीडिंग को।
उसके बाद 5th नंबर पे कीप डोर एंड विंडो क्लोज, जो भी अपने दरवाजे और खिड़कियाँ उन सबको अपन बंद कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, डेंगू फीवर अगर मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, उसके बाद आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर पे हीमरेज या ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन टाइफाइड की। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। जो डेंगू फीवर था वो भी एक्यूटली कम्युनिकेबल डिजीज था, और जो टाइफाइड फीवर है ये भी एक एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है। करेक्टराइज बाय द टिपिकल कंटिन्यूस फीवर फॉर 3 to 4 वीक विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। टाइफाइड फीवर को अपन एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, वो आपको पता लग जाएगा एंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 to 4 वीक से कंटिन्यूस फीवर देखने को मिलता है, लिम्फोइड टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। केजेटिव एजेंट क्या होता है, यानी कि किसके द्वारा टाइफाइड होता है? साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा टाइफाइड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 10 से 14 डेज। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि टाइफाइड फैलता कैसे? ओरल फीकल रूट से फैलता है। फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है ये। सेकंड नंबर पे कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। थर्ड नंबर पे है फ्लाइज, यानी कि जो भी मॉस्किटोज वगैरह होते हैं उनसे भी ये फैल सकता है। ईटियोलॉजी या केज की बात कर लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पुअर सैनिटेशन, यानी कि प्रॉपर हाइजीन नहीं रहेगी तो वहाँ पे टाइफाइड देखने को मिलेगा। ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड, यानी कि अपन कंटामिनेटेड जो भी संक्रमित फूड है उनको अपन खाएंगे तो उनकी वजह से अपन को टाइफाइड होने का चांस रहेंगे। थर्ड नंबर पे ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, अगर अपन कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उसकी वजह से भी टाइफाइड देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे अनहाइजेनिक प्रैक्टिस, यानी कि जो भी अनहाइजेनिक प्रैक्टिस है वो अपन करेंगे तो उसकी वजह से टाइफाइड देखने को मिलेगा। यूजिंग ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेटेड टॉयलेट, यानी कि जो भी अपन बैक्टीरियल कंटामिनेटेड टॉयलेट का यूज़ करेंगे तो उससे अपन को टाइफाइड देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे अगर एक पेशेंट के अंदर जो भी टाइफाइड है उसके अंदर। तो फर्स्ट नंबर पे स्लीपलेसनेस, यानी कि उसको नींद नहीं आएगी। सेकंड नंबर पे एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। रेस्टलेसनेस, यानी कि थका हुआ रहेगा पेशेंट। एनोरेक्सिया रहेगा, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी उसके अंदर। कफ देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। फीवर देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिलेगा, और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी पल्स रेट जो है वो बिलो द 60 बीट पर मिनट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कैसे डायग्नोज करेंगे कि इसके अंदर टाइफाइड है या नहीं है। फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन उसको, यानी इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकुशन करेंगे और ऑस्कल्टेशन करेंगे इसके अंदर अपन। थर्ड नंबर पे विडाल टेस्ट करवाते हैं, इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, इससे पता लगेगा कि इसको टाइफाइड है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन मैनेजमेंट की कि किसी पेशेंट को अगर या किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया है तो उसको अपन मैनेज कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक, यानी जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो अपन पेशेंट को देंगे। प्रोवाइड करेंगे वेल बैलेंस डाइट, मेंटेन करेंगे फ्लूइड बैलेंस, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर टू प्रिवेंट द बेड सोर। बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो भी पेशेंट है उसकी पोजीशन को 2 आवर में चेंज कर देंगे। एवरी आवरली माउथ वॉश इज गिवन टू प्रिवेंट पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस क्या होती है? एक ओरल डिजीज होती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को प्रत्येक आवर में माउथ वॉश करना जरूरी है। एडवाइज कंप्लीट बेड रेस्ट, एडवाइज करेंगे पेशेंट को टू कंप्लीट बेड रेस्ट रहे, और एडमिनिस्टर ड्रग्स को एडमिनिस्टर करेंगे जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रिवेंशन के बारे में या हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि टाइफाइड फीवर हो गया तो उसको रोकेंगे कैसे अपन। फर्स्ट नंबर पे इम्प्रूव करेंगे एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी इन्वायरमेंटल में जो भी हाइजीनिक मेथड्स है वो अपन करेंगे जिससे क्या टाइफाइड कम होए। सेकंड नंबर पे प्रोवाइड करेंगे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद इम्प्रूव करेंगे फूड हाइजीन को, यानी कि जो भी फूड के अंदर इम्प्योरिटीज है उन सबको अपन को निकालेंगे, इससे क्या होएगा? टाइफाइड देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सीट्रा, जो भी एक्सक्रीट मटेरियल्स है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। इसके बाद इम्यूनाइजेशन करेंगे बाय द एंटी टाइफाइड वैक्सीन के द्वारा और टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन के द्वारा।
तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आज अपन ने डिस्कस किया डेंगू फीवर के बारे में, डेंगू फीवर होता क्या है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद अपन ने डिस्कस क्या किया है, इसके बाद अपन डिस्कस किया टाइफाइड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।